नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं आपके लिए सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सबके सब सत्य का संधान कर रहे हैं, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखाते हैं, घटनाएं दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, दिन की बड़ी खबरें दिखाते हैं और सबसे जरूरी बात यह कि हम दिखाते हैं इन खबरों के पीछे का वो कड़वा सत्य जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। तो सत्य में जिस खबर को सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी की सियासत का वो सबसे बड़ा सत्य है, वो ये कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया है। उपराज्यपाल ने इन दोनों के इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। इस समय की सियासत का सबसे बड़ा सत्य अभी यही है कि दिल्ली की सियासत में भूचाल है, केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका है और क्योंकि दो मंत्रियों के साथ साथ इस्तीफे हुए हैं और सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे 30 मई 2022 को, यानी कि 9 महीने, तकरीबन 9 महीने पहले, और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है 26 फरवरी को, यानी कि परसों। लेकिन दोनों मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा बहुत सारी कहानी कहता है और ये कहानी यही है कि ये इस्तीफे मांगे गए हैं या फिर नहीं। इस सत्य के सामने आने में अभी समय लगेगा, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास 33 में से 18 विभागों की जिम्मेदारी थी। 18 महकमे मनीष सिसोदिया के पास थे। इनके पास स्वास्थ्य विभाग था, उद्योग था, बिजली था, गृह था, सिंचाई था और ये तमाम जो महकमे हैं ये सिसोदिया संभाल रहे थे। इसके पहले जो जैन के पास, माफ कीजिएगा, जैन के पास ये सारे मंत्रालय थे और जब सत्येंद्र जैन की अरेस्टिंग हुई तब ये सारे मंत्रालय भी सिसोदिया को दे दिए गए थे। तो दिल्ली की शिक्षा क्षेत्र में पोस्टर बॉय के नाम से जाने जाने वाले मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया, अभी उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में यह बड़ा भूचाल, केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। लेकिन इस बीच प्रतिक्रिया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की आई है। क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Today's resignation of Mr. Manish Sisodiya and Mr. Surinder Jain is a great victory of the Bharatiya Janata Party and the way our workers campaigned. सबों का अभिनंदन। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। देश देख रहा है और देखेगा कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया और क्योंकि उनका इस्तीफा देना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। ये है अरविंद केजरीवाल। तो कट्टर ईमानदारी की छवि पर ये तीखा और कड़ा प्रहार रविशंकर प्रसाद का। लेकिन अब सत्य में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के दंगल का एक और अध्याय आपके सामने खोलते हैं। यह ऐतिहासिक अध्याय आज ही दिल्ली के दंगल में जुड़ा है, जो हम बता रहे हैं आपको कि केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों ने एक साथ अपने इस्तीफे सौंपे हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन दोनों का इस्तीफा आनन फानन में मंजूर भी हुआ है। लेकिन सियासत के इस चैप्टर का सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि आखिर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफे मांगे गए हैं। हालांकि सत्य सामने आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और एक और बात कि 18 महकमे संभालने वाले सिसोदिया की जगह किस तरीके से, किस चेहरे के साथ भरी जाएगी, कुछ हद तक ये तस्वीर भी साफ साफ सामने आ रही है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आना स्वस्थ परंपरा नहीं है, आप पहले हाई कोर्ट जाएं। अदालत के इस आदेश के बाद सिसोदिया की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। सीबीआई की दलील थी कि उन्होंने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया और ज्यादातर सवालों के जवाब पर कहा कि पता नहीं, इसीलिए आगे पूछताछ जरूरी है। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C
केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट कमीशन करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट में विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। बीजेपी शराब घोटाले के सच को घर घर जाकर लोगों को बताने की बात कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के युवाओं को नशे की तरफ धकेला है। इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले ऐसा, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया। दिल्ली का शराब स्कैम केजरीवाल सरकार के लिए इस समय की सबसे बड़ी मुसीबत है। सरकार का बड़ा चेहरा सीबीआई रिमांड पर है और घेरे में खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। बेहतर सत्य वो धरातल का आप तक पहुंचा पाएंगे। राकेश, दनादन इस्तीफे, सुप्रीम कोर्ट से बेल प्ली को नामंजूरी क्योंकि याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इनकार इन इस्तीफों की वजह बना या इन इस्तीफों के पीछे का सत्य कुछ और है? देखिए, सवाल उठना तो लाजमी था कि आखिरकार 10 महीने बाद सत्येंद्र जैन इस्तीफा क्यों देते हैं, और जबकि मनीष सिसोदिया जो है अभी तुरंत कल ही उनकी परसों गिरफ्तारी होती है, कल पेशी होती है, 5 दिन की सीबीआई रिमांड होती है। लेकिन सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने में 10 महीने का वक्त क्यों लगा? सवाल ये है कि इस पार्टी का जन्म कैसे हुआ। ईमानदारी, अनशन, अन्ना हजारे साथ में थे। ईमानदारी का दम भरने वाली ये पार्टी जो है, अब इस पे सवाल जो है, आपने देखा कि पार्टियों को कैसे मौका मिल गया है। अभी रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जिस तरीके का इन्होंने दम भरा था कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हमारी छवि पाक साफ है, इन सब को लेकर के जो दम है वो धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। सवाल उठना लाजमी है, जैसा मैंने आपको गर्मिया बताया कि 10 महीने क्यों लग गए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, उसी समय ये साफ हो गया था कि इस मनीष सिसोदिया की जो याचिका है उसको एंटरटेन नहीं करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही सुनवाई हुई, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना था कि देखिए, आपने यहाँ डायरेक्ट आने का रास्ता क्यों चुना, आखिर क्यों? आपके पास विकल्प है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लिहाजा जो सिंघवी है, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनका ये साफ तौर पे गर्मिया कहना था कि देखिए, आर्टिकल 32 के तहत हम यहाँ आए हैं। उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया, अरनेश कुमार का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसके गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तमाम ऐसे जजमेंट गरिमा उन्होंने साइट किए, जैसे कि अर्नब गोस्वामी का मसला था, विनोद दुआ का मसला था, पवन खेड़ा का मसला था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार जो आप ये चीजें बता रहे हैं, क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है आपके केस और जो आप नाम गिना रहे हैं। हुआ राकेश, ये सत्य हुआ कि जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को सुनने से मना कर दिया। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि क्या याचिका खारिज हुई इसीलिए इस्तीफे हुए, फेस सेविंग एक्सरसाइज रही, ये क्या रहा, ये छवि और सम्मान बचाने की क्या लड़ाई अब बन गई है? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन आज एक और तस्वीर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दिन भर भूचाल रहा। 2 दिन से जिस उमेश पाल हत्याकांड ने सनसनी फैला रखी थी, उसी हत्याकांड का एक आरोपी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में खड़ा नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है, ये मौका चूकने वाला मौका नहीं था और इसीलिए दिन भर बयानों के बाउंसर फेंके जाते रहे। हालांकि ये टक्कर कांटे की रही और समाजवादी पार्टी ने भी काउंटर में तमाम पुरानी तस्वीरों का पिटारा खोलकर रख दिया। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ जो शख्स नजर आ रहा है, उसका नाम सदाकत खान है।
ये वही सदाकत है जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और जिसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद सदाकत अखिलेश यादव से मिलने आया था और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये फोटो ली गई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से सियासत में भूचाल है और विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर मुहर है। माफिया पर हो हल्ला करने वाले अखिलेश कुछ इस अंदाज में इस तस्वीर के सामने आने के बाद सफाई देते दिखे। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है। माफिया अतीक अहमद को लेकर बीजेपी पहले से ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर। जैसे ही ये फोटो सामने आई, बीजेपी के आरोपों को सबूतों की धार मिल गई। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। बीजेपी एसपी के माफिया गठजोड़ पर सवाल पूछ रही है, साथ ही दावा कर रही है कि अपराधी की पहुंच चाहे कितनी भी क्यों न हो, योगी पुलिस नहीं बख्शेगी। छोटे से पेड़ को बड़ा सा पेड़ बना दिया, बरकत का पेड़ बना दिया, अपनी छाया में रख लिया। तो इन लोगों पे कहीं इस तरह की चीजें आए समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माफिया से गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी अपने औजारों के साथ मैदान में है और धड़ाधड़ अंदाज में सदाकत के बीजेपी नेता उदय बहान करवरिया के साथ खिंचाए गए फोटो भी जारी कर रहे हैं और इसके साथ ही आरोपों की एक लंबी फहरिस्त। 2 पकड़े गए तो और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उमेश पाल हत्याकांड के तार यूपी से लेकर गुजरात तक जुड़े हैं। इसकी प्लानिंग साबरमती जेल में हुई, आगे का खाका बरेली जेल में तैयार हुआ और प्रयागराज में इसे अमली जामा पहनाया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परतें हैं जिनका खुलना बाकी है और बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रहस्य बहुत सारे हैं और उमेश पाल हत्याकांड की कई परतें बड़े रहस्यमयी अंदाज में खुल भी रही हैं। अब सोचिए जरा कि गुजरात की साबरमती जेल में बैठा अतीक अहमद वहीं से इस माफिया तंत्र को ऑपरेट कर रहा है और सिर्फ अतीक ही नहीं, उसके कुनबे का तकरीबन हर आदमी गुनाह की इस दुनिया में शामिल है। और दिलचस्प ये भी है कि सच सामने आने के बाद अतीक की पत्नी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि उनकी जान बचा ली जाए। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा की और 48 घंटे बाद 27 फरवरी को नतीजा सामने आ गया। प्रयागराज के नेहरू पार्क में उमेश पाल मर्डर केस के एक आरोपी अरबाज को ढेर कर दिया गया। अरबाज ही वो शख्स है जो हत्या में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को वारदात के दिन चला रहा था, लेकिन अब इसकी खुद की सांसें बंद हो गई हैं। प्रयागराज पुलिस के हाथों अरबाज मारा जा चुका है। इसके अलावा 27 साल के LLB छात्र सदाकत खान को भी उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की फाइल खोल दी है। इस फाइल में 7 आरोपियों के नाम तो वारदात के दिन ही दर्ज हो गए थे, लेकिन ये तो बस मोहरे थे, मास्टरमाइंड के हुक्म के गुलाम थे। यूपी पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद लगभग सभी चेहरों की शिनाख्त हो गई है। इनमें से एक अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है, दूसरा अतीक की पत्नी शाइस्ता का ड्राइवर रहा साबिर है, जबकि तीसरा गुड्डू मुस्लिम है जो बरसों से अतीक के लिए काम करता रहा। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। इसकी भूमिका इसके केवल ड्राइविंग थी, ये उसमें वेपन के साथ सभी टीम के साथ सम्मिलित था और क्योंकि पलटा है, इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और 4 जिंदा कारतूस हैं। यही वो तस्वीर है जिसके बारे में यूपी पुलिस का दावा है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में शक की अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद और उसके लोगों का ही हाथ है। और ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उमेश पाल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का गवाह था।
रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर केस की अहम डिटेल मिली है। इस केस के 3 किरदार हैं, तीनों 3 लोकेशन से एक्टिव थे। गौर से देखिएगा। उमेश पाल का मर्डर प्रयागराज में हुआ। इसकी साजिश अतीक अहमद ने रची। अतीक प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में है। साजिश को अंजाम बरेली जेल में बंद अशरफ ने दिया, जो कि अतीक का भाई है। प्रयागराज से बरेली की दूरी करीब 447 किलोमीटर है। अब पूरी वारदात का सीक्वेंस जानिए कि कैसे जेल से ही अतीक अहमद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम देने में कामयाब रहा। इस केस का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को माना जा रहा है। मर्डर का प्लान उसका ही था। उसी ने अशरफ को जिम्मा सौंपा। अशरफ बरेली जेल में बंद है और अतीक अहमद का भाई है। अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया। अशरफ ही जेल में शूटर्स से मिला। शूटर्स की टीम उसी ने तैयार की। तीसरा किरदार है सदाकत। सदाकत LLB का स्टूडेंट है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। सदाकत के कमरे में ही शूटर्स की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक एक डिटेल यही तैयार हुई। ये वहाँ पे हाँ, ये उसके LLB के छात्र अभी बताया है इन्होंने, हम तस्दीक कर रहे हैं और इनके द्वारा नहीं छात्र हैं द्वारा बताया, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि ये दी हुई इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन अभी जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इस घटना के बाद एक ट्विस्ट ये भी आया है कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने भी योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उसके पति की जान बचा ली जाए। उसने चिट्ठी लिखी कि जेल में अतीक अहमद की जान को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर और ज्यादा सत्य हम तक पहुंचाएंगे अभिषेक पांडे, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहली चीज ये, एक शख्स का एनकाउंटर हुआ है, एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, एक UPSTF ने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन बाकी और, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 नहीं थे बल्कि 13 लोग पहुंचे थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए और 7 लोगों की एक और टीम थी जो कहीं पर प्लेस्ड थी। तो बाकी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्या किया जा रहा है? जगह जगह छापेमारी कर रही है। 6 लोग CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि 7 लोग जो आपने बताया कि बैकअप प्लान के लिए थे। अगर कोई भी गड़बड़ होती तो वो 7 जो शार्प शूटर थे वो भी हमले में शामिल हो जाते। अभी की बात की जाए, आज के अपडेट की बात की जाए, तो बड़ी बात यह है कि सदाकत अली खान, जिसका नाम साजिशकर्ता के रूप में, जिसके मुस्लिम हॉस्टल में, जिसके रूम में ये पूरी साजिश रची गई, उसका बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें आ रही हैं। साथ ही साथ अतीक अहमद के पुत्र के साथ भी उसकी तस्वीरें आई हैं, अमजद अली के साथ भी उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह हाईकोर्ट का अधिवक्ता नहीं है, यानी कि सदाकत अली खान LLB का स्टूडेंट भले ही हो, लेकिन वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन या हाईकोर्ट इलाहाबाद से कहीं भी ताल्लुकात नहीं रखता है और छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं की जाए, ये साफ तौर पर वकीलों की मांग है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नफीस को आज पुलिस ने उठाया है। नफीस वो व्यक्ति है जो कि अतीक अहमद के गुर्गे के काफी करीब है और अतीक अहमद का काफी करीब है। फाइनेंस करता था, ईट ऑन रेस्टोरेंट वो चलाता था और वही जब प्रोटेस्ट हो रहा था NRC का, तो वो वहां पर बिरयानी बांटने का काम करता था, तभी से वो सुर्खियों में आया था। इसके अलावा मुबासिर नाम के एक व्यक्ति को भी एक उठाया गया है मुस्लिम हॉस्टल से, गरिमा। तो कुल मिलाकर धरपकड़ जारी है और UPSTF से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज पुलिस, तमाम लोग इस ऑपरेशन में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन रहस्य बहुत सारे हैं और परत दर परत खुल रही है और एक और सत्य ये सामने आना बाकी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है, अतीक अहमद की पत्नी ने स्वयं चिट्ठी लिखी है, उस पर अब गवर्नमेंट का किस तरह का रिएक्शन आता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक और तस्वीर का सत्य खंगालेंगे। किसकी छतरी किसके सिर। रायपुर अधिवेशन से एक तस्वीर निकली जिसमें 2 बड़े किरदार हैं, एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरी है कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक दिशा देने वाली सोनिया गांधी। सोनिया के सिर पर छतरी है, खड़गे साहब धूप में खड़े हैं। धूप छांव का यही सत्य प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बारीकी से पकड़ा है और कर्नाटक की धरती पर कर्नाटक के सपूत के साथ हो रही नाइंसाफी को अंडरलाइन किया है। पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मौका कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार का जिक्र विशेष परिवार के तौर पर जरूर करते हैं। एक छोटी सी तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दकोश से रिमोट कंट्रोल जैसा शब्द बाहर ले आती है।
इस बार मोदी कर्नाटक में थे और जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था। निशाना उस तस्वीर के बहाने जो रायपुर अधिवेशन के मंच से जारी की गई। इस तस्वीर को देखिए, जिसके ठीक बीच में सोनिया गांधी हैं, जिन पर छत्र छाया है। सोनिया को धूप से बचाने का प्रयास है। खड़गे साहब बगैर छाते के धूप से जूझ रहे हैं और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े प्यार से चुटकी ली है और कहा है, मैं खड़गे जी का पूरा सम्मान करता हूँ। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। जितने प्यार से पीएम मोदी ने खड़गे के बहाने गांधी परिवार पर हमला बोला, उतनी ही शीघ्रता से खड़गे ने पलटवार किया। किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया। देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? चुने गए एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं और जिनको किस तरह से सम्मान के आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी उनके पास गए, उनको अभिनंदन जताए और एआईसीसी अधिवेशन में उनका भूमिका क्या था, उनका शुरुआत का स्पीच को देख लीजिए, उनका कंक्लूडिंग स्पीच को देख लीजिए और डिटरमिन कर लीजिए। वो जो एक कंपनी है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें खड़गे एम्प्लॉई है और उसके मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो किसी एक मुलाजिम की मालिकों के आगे क्या हिम्मत होगी? वो तो जो मालिक उसको गुड़काएंगे, कहेंगे, जो कहेंगे उनको करना ही पड़ेगा। रायपुर अधिवेशन में एक नहीं कई मौकों पर यह दिखा कि कांग्रेस का रिमोट अभी भी गांधी परिवार के हाथ में है। खड़गे कई मौकों पर रस्म अदायगी भर करते नजर आए। ऐसे में जाहिर है कि विरोधियों को तंज करने का मौका कांग्रेस खुद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत लंबे समय से सियासत को कवर कर रहे हैं। कमलेश, सत्य बताएं, ये जो छत्र छाया का सत्य है ये है क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में चुटकी ली है, क्या वो सत्य माना जाए या फिर खड़गे साहब ने ट्विटर को हथियार बनाते हुए जो सामने रख दिया है सब कुछ, उसको सत्य माना जाए? देखिए, दो परिस्थिति है। प्रधानमंत्री जब ये बातें बोल रहे थे तो वो बेलगामी में थे और जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो निर्वाचन क्षेत्र है या जहां से चुन के वो आते थे, हालांकि अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो उनके पास ही है। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कहीं ना कहीं वो कर्नाटक की जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद ही है कि कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी एक साथ है, लिहाजा वो मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस की नेता का कोई भाव नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी भी रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के फर्स्ट परिवार के पास है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। और उसका अर्थ आप लगा सकती है कि उससे क्या मैसेज प्रधानमंत्री देने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो तो दिखा भी है मंच पर। अब ये राजनीतिक आरोप है, इसका सभी पार्टी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका इस सत्य पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्यों इस तरह का मौका दिया जाए और क्यों अपने तमाम एक्शंस में, अपने तमाम जो निर्णय हैं उनमें वो मौका, वो गुंजाइश हम दे देते हैं कि विपक्षी पार्टियां हमलावर होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी किसी भी कांग्रेस की कमी को नहीं चूकना चाहते। सत्य ये भी है। इसी के साथ सत्य में आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। कल फिर कुछ और खबरों का सत्य लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।